जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक स्टोरी को, अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी एक मैक्सिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है एंड दिस स्टोरी प्रेजेंट्स द इनफाइनाइट फेथ ऑफ अ मैन इन गॉड एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लेंचो। And this character of the story experiences a great turbulence in his livelihood which makes him worried. बच्चों, लेंचो के खेत में तूफ़ान आता है, उसकी घाटी में तूफ़ान आता है और तूफ़ान में बारिश और ओले गिरते हैं और उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इससे वो काफ़ी चिंतित हो जाता है, बट ही बिलीव्स दैट अ हेल्प फ्रॉम गॉड विल कम एंड दैट हिज फैमिली विल नॉट गो हंग्री डिस्पाइट वॉट हैज़ हैपन। लेकिन उसका भगवान में बहुत विश्वास होता है और वो सोचता है कि उसको भगवान से मदद ज़रूर मिलेगी। The author gives a vivid description of his faith in God, who out of sheer simplicity goes to the extent of writing a letter to the Almighty. Strange enough, the farmer not only receives a reply from God but also gets some money, although somewhat less than what he had asked for. लेंचो को ईश्वर में इतना विश्वास होता है कि वो ईश्वर को पत्र लिखता है। वो ईश्वर को न केवल पत्र लिखता है बल्कि उस पत्र का जवाब भी आता है, लेकिन उसने जितने पैसों की मांग की होती है उससे उसको कुछ कम पैसा मिलता है। और इस कहानी में हमको यह पता चलता है कि हमारा जो विश्वास होता है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। तो स्टूडेंट्स, हमको स्टोरी का एक जनरल आइडिया हो गया है। अब हम देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशंस। मैं मौखिक आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप उनके मौखिक ही जवाब देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ की आशा की? तो बच्चों, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उसकी ज़मीन बहुत अच्छी थी, बस उसको एक बारिश की ज़रूरत थी। सो द आंसर इज़ लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। Question number 2, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो एक सिक्के की तरह है? एंड द आंसर इज, ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप really needed rain for being a good harvest, so when it rained he saw it in the form of new coins. उसने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि उसकी फसल को पानी की ही ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, और जब बारिश हुई तो उसने बारिश की बूंदों को सिक्कों के रूप में कहा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? अब जो बारिश हो रही थी वो कैसे बदल गई? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? आंसर, द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। बारिश धीरे धीरे ओलापात में बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई। हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। और वो जो ओले थे वो मकान पर गिरे, बगीचे में गिरे, पहाड़ी पे गिरे और मक्के के खेतों में। दे डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली। उन्होंने लेंचो की फील्ड जो खेत थे उनको पूर्णतया नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले रुके तब लेंचो के अंदर क्या भावना बची? एंड द आंसर इज, लेंचो फेल्ट completely broken. The hail had left nothing. He felt that they would have no corn that year. जब बारिश रुकी तो लेंचो को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया और जो ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, और उसको ऐसा लगा कि इस वर्ष उसको खाने के लिए कोई भी फसल नहीं होगी। हम लेसन के मिडिल पार्ट से कुछ ओरल क्वेश्चंस लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का किस में विश्वास था? व्हाट डिड ही डू? और उस विश्वास के कारण उसने क्या किया? आप बताइए। एंड द आंसर इज, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में विश्वास था। ही फेल्ट दैट गॉड्स आई सॉ एवरीथिंग। और उसने ऐसा महसूस किया कि भगवान सब कुछ देखता है।
सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने गॉड को एक पत्र लिखा. क्वेश्चन नंबर 2, हु रेड द लेटर, किसने उस पत्र को पढ़ा. स्टूडेंट्स, मैंने ये जो स्पेलिंग है READ, ये रीड के लिए भी, इसको रीड, रेड, रेड तीनों में स्पेलिंग एक रहती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. सो द क्वेश्चन इज हु रेड द लेटर, किसने पत्र पढ़ा. एंड द आंसर इज द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोज लेटर. लेंचो के पत्र को पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. अब जब उसने पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया. द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. ईश्वर की तरफ से उसने लेंचो की मदद करने का निश्चय किया. लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विद मनी. लेंचो ने भगवान से पैसे की मदद मांगी थी. द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड. और जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का विश्वास नहीं डगमगाना चाहता था. सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट टू लेंचो. इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया. स्टूडेंट्स, इस लेसन के आगे जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेज दिया तब देखते हैं आगे क्या होता है. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. जब लेंचो को वो पत्र मिला भगवान की तरफ से और उसमें कुछ पैसा था तो क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ. नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी. लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको ईश्वर में पूरा विश्वास था. ही न्यू दैट गॉड सॉ एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्शियंस. उसको पता था कि ईश्वर सब कुछ देखता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वॉट मेड हिम एंग्री. किस वजह से वो गुस्सा हो गया. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वॉट मेड हिम एंग्री, लेंचो किस वजह से गुस्सा हो गया. एंड द आंसर इज लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. लेंचो ने गॉड से कहा था कि उसे 100 pesos वो भेजे. बट गॉड सेंट हिम ओनली 70 pesos. लेकिन भगवान ने उसको केवल 70 pesos भेजे. इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट. उसको ऐसा लगा कि भगवान ने ये गलत किया. दिस मेड हिम एंग्री. इस वजह से वो गुस्सा हो गया. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब हमने मौखिक क्वेश्चंस किए स्टोरी में से तो हमें एक आइडिया हो गया कि ये स्टोरी कैसे शुरू हुई होगी और किस तरह से इसका अंत हुआ है. तो हमें एक स्टोरी का जनरल आइडिया हो गया है. अब हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन. विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. लेंचो का किस में पूर्ण विश्वास था और हमको इस स्टोरी में से किन सेंटेंसेस से ये पता चलता है. एंड द आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. द सेंटेंसेस आर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. तो ये हमको इस लेसन से उन सेंटेंसेस को ढूंढना है जिसमें ये बताया गया है कि लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा. वाई डजंट ही साइन द लेटर गॉड. वाई डज ही साइन द लेटर गॉड. और उसने पत्र में नीचे गॉड क्यों लिखा. एंड द आंसर इज the postmaster doesn't want the Lencho's faith in God should break. पोस्टमास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास टूटे. He in fact feels proud that Lencho has such a great faith in God. और वो इसमें गर्व भी महसूस कर रहा था कि देखो लेंचो का ईश्वर में कितना विश्वास है. He signs the letter again to keep Lencho's faith intact. इसीलिए वो उस पत्र में गॉड के साइन करता है. इफ़ ही डजंट डू सो, यदि वो ऐसा नहीं करता है, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, हिज फेथ इन गॉड में शेक. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लेंचो का भगवान में विश्वास डगमगा जाता.
Students, question number 3. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसको पैसा किसने भेजा है, क्यों और क्यों नहीं? आंसर इज Lencho did not try to find out who had sent the money to him. It was because he had complete faith in God. He therefore didn't bother about the sender. लेंचो ने बिल्कुल भी ये नहीं जानना चाहा कि उसको पैसा किसने भेजा है, क्योंकि उसको ईश्वर में विश्वास था, इसलिए वो भेजने वाले के प्रति बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज लेंचो थिंक has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? And the answer is, Lencho thinks that the rest of the money has been taken by the post office officials. लेंचो ऐसा सोचता है कि जो बाकी का पैसा है 30 पैसों, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिया. द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कॉन्ट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, येट ही लुक्स एट दैम एज क्रोक्स. और इस परिस्थिति में आयरनी यानी विरोधाभास इस तरह का है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने तो लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा किया था, फिर भी वो ये सोचता है कि वो बदमाश है. क्वेश्चन नंबर 5. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या संसार में लेंचो की तरह के लोग हैं? वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आप उसको किस प्रकार का व्यक्ति कहेंगे? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. आप उसके बारे में क्या कहेंगे, और आप अगर ये जांचना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ शब्द हमने बताए हैं यहाँ पर. एंड द आंसर इज यस, देयर आर स्टिल पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड. अभी भी संसार में लेंचो जैसे लोग हैं. He is such a person who can go to any extent in his faith in God. वो भगवान पर अपना विश्वास जताने के लिए किसी भी सीमा पर जा सकता है. He is resolute, determined and firm. Lencho is also naive, stupid and comical. वो एक तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसको पक्का विश्वास है और अपने विश्वास पर उसको वो अडिग है. इसके साथ साथ वो कहीं कहीं थोड़ा बेवकूफ़ भी है. क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी. 2 प्रकार के द्वंद्व हैं इसमें. बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, एक मनुष्यों के बीच में और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, और मनुष्यों के बीच में भी. हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इस स्टोरी में ये जो द्वंद्व हैं उनको कैसे बताया गया है? And the answer is, these conflicts are illustrated in the form of hailstorm destroying Lencho's crop. ये जो द्वंद्व है वो जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में बताया गया है, वो तो ओलों का गिरना या ओला वृष्टि, जिस वजह से लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है. सो ही थिंक्स ऑफ गॉड, और फिर वो ईश्वर से के बारे में सोचता है. एंड राइट्स अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प, और इसके बाद वो भगवान को मदद के लिए पत्र लिखता है. द अदर कन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय लेंचो, और जो दूसरा द्वंद्व है वो लेंचो के द्वारा ही बताया गया है. इट इज़ इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी. ये ऐसा कि वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की ईमानदारी पर विश्वास नहीं करता है. ही थिंक्स देम क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन. वो उनको बदमाश समझता है और बेईमान व्यक्ति समझता है. स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी में ओलापात या ओलावृष्टि के बारे में सुना. उसको इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टॉर्म. अब इसमें कुछ और हम वर्ड्स भी हम इसमें सीखेंगे. सबसे पहले तो हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं स्टोरी से. एंड आई रीड लाइक दैट. सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, and along with the rain very large hailstones begin to fall. Hailstones क्या होते हैं बच्चों? Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall is a hailstorm. बारिश के समय में बर्फ़ की छोटी छोटी गोलियां जब गिरती हैं उनको hailstones कहते हैं. और जब ये तूफ़ान के रूप में गिरते हैं तब इन्हें hailstorm यानी
ओलावृष्टि कहा जाता है। यू नो दैट अ स्टॉर्म इज़ अ बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। और जो तूफ़ान होता है ना, वो ख़राब मौसम होता है जिसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश है, गड़गड़ाहट होती है और बिजली गिरती है। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। संसार के अलग अलग भागों में तूफ़ानों को अलग अलग नाम दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनकी तीव्रता के हिसाब से। अब हमको ये करना है कि जो तूफ़ानों के नाम दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनको हमें मैच करना है उन शब्दों के साथ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। उष्णकटिबंधीय जो तूफ़ान होते हैं उसमें जब तेज़ हवाएं चलती हैं गोल घूमते हुए, उसको क्या कहा जाता है? एंड द आंसर इज़ साइक्लोन। एंड नंबर 2, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, और जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसको कहते हैं गेल। क्वेश्चन नंबर 3, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब बहुत तेज़ हवाओं के साथ में तूफ़ान आता है उसे कहा जाता है टाइफून। क्वेश्चन नंबर 4, अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel। एक बहुत ही तेज तूफ़ान, विध्वंसक तूफ़ान, जिसका केंद्र एक बादल की तरह होता है और ये फनल की शेप में होता है। बच्चों, इसको कहते हैं टॉर्नेडो। अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग winds, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में, पश्चिमी अटलांटिक महासागर में उठने वाले तूफ़ान को कहा जाता है हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज। गोल गोल घूमते हुए काफ़ी तेज हवा का चलना और जिससे काफ़ी नुकसान होता है, इस तरह के तूफ़ान को कहते हैं व्हर्लविंड। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के अगले सेक्शन में, ग्रामर के सेक्शन में, हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज फाइनाइट क्लॉज का एक हिस्सा होता है और हम जानेंगे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम पढ़ते हैं फाइनाइट क्लॉज और फाइनाइट क्लॉज के अंदर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक प्रकार होता है रिलेटिव क्लॉज। तो हम आगे देखते हैं रिलेटिव क्लॉज के बारे में। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको ये 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, ए, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुक्ड एट स्काई। स्टूडेंट्स, इसमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है और हु का प्रयोग लेंचो के लिए किया गया है। चूँकि इसमें लेंचो को हम पहले से जानते हैं और इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है हु का। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु की जगह लेंचो का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन इसको रेपिटिशन से बचने के लिए लेंचो की दूसरे सेंटेंस के लेंचो को हटाकर हमने हु का प्रयोग किया और अब ये सेंटेंस बना, All morning Lencho, who knew his fields intimately, looked at sky। इसी तरह से जब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, the woman who was preparing supper, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing। तो स्टूडेंट, इसमें भी वुमेन, हमें पता है कि वुमेन कौन, जो कि खाना पका रही थी, तो यहाँ पर हु है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बच्चों, जब हम रिलेटिव क्लॉज पढ़ते हैं तो उसका एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ पूरा सेंटेंस होता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। तो इस तरह से हमने इसमें ये सीखा कि अगर किसी व्यक्ति या जगह
से हम पूर्व में परिचित हैं तो रेपिटेशन से बचने के लिए उसकी जगह हम हु विच का प्रयोग करते हैं, हु विच या दैट का प्रयोग करते हैं। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं whom, whose, where, when, ये सब भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉजेस को कैसे हम और अच्छे से समझ। स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंसेस को फिर आप ध्यान से देखेंगे और इसमें जो WHO हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद जो येलो पेन से हाईलाइट किया है ये रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में वुमेन के बाद में हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो है रिलेटिव क्लॉज। When we look at these sentences, like all morning, Lencho, who knew his fields intimately, looked at the sky. And the second sentence is, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो स्टूडेंट्स जो ये रेड सेंटेंस है, रेड इंक से लिखा हुआ सेंटेंस है और ग्रीन इंक से जो लिखा हुआ सेंटेंस है, ये हमें लेंचो के बारे में और वुमेन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम ऑलरेडी लेंचो के बारे में जानते हैं, वुमेन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो रेड सेंटेंस है और ग्रीन सेंटेंस है ये कहलाते हैं रिलेटिव क्लॉज। नोटिस दैट दे बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन और ये आप ध्यान रखेंगे कि किससे शुरू होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। और इसमें दूसरे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं whom, whose, which। हु के अलावा और दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं whom, whose एंड which। स्टूडेंट्स अब आगे प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम फिर से उन दोनों सेंटेंसेस को लेते हैं। सेंटेंस नंबर ए है, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately looked at the sky. And the second sentence is, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो बच्चों हम इसमें पहले से ही लेंचो और वुमेन को जानते हैं, इसलिए ये जो दोनों रिलेटिव क्लॉज हैं ये नॉन डिफाइनिंग है। यानी जो इसमें जो क्लॉज हु से जुड़ा हुआ है इनकी आवश्यकता नहीं है लेंचो का परिचय देने के लिए, क्योंकि लेंचो को हम पहले से जानते हैं। बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब। क्योंकि जो ये रिलेटिव क्लॉज है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इसकी आवश्यकता नहीं है लेंचो का परिचय देने के लिए। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, इस सेंटेंस की भी आवश्यकता नहीं है वुमेन का परिचय देने के लिए, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग है, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन इन रिलेटिव क्लॉज टू पिक दीज पीपल आउट फ्रॉम अ लार्जर सेट। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो होते हैं जिसमें कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को हमेशा डैश के बीच में लिखा जाता है या 2 कॉमा के बीच में लिखा जाता है। A non-defining relative clause usually has a comma in front of it and a comma after it। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है और इन दोनों कॉमास के बीच में जो क्लॉज है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। इसी प्रकार यहाँ ये डैश लगा हुआ है और ये डैश लगा है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेंचो के बारे में, तो ये भी होगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। स्टूडेंट्स अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सही कर सेंटेंसेस को जोड़कर हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। नाउ जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, whom, whose, which एज सजेस्टेड। ठीक है, आपको हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, whom यानी जिसको ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है,
हुज यानी जिसका, जिन सेंटेंसेस में हिज या राम्स ऐसे लिखा हो वहाँ पर उसकी जगह हम हुज लिखते हैं। विच का प्रयोग हमेशा एनिमल या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए किया जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई ऑफन गो टू मुंबई। आई ऑफन गो टू मुंबई। मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमको विच से जोड़ना है, हमें विच से जोड़ना है। तो हम एक जो मुंबई है उसको हम हटा देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे विच। एंड ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये रिलेटिव क्लॉज है और नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है मुंबई के बारे में। मुंबई से हम पहले से परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। शी कुक्स वेरी वेल। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें हु से जोड़ना है। माई मदर जो कि खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, तो शी की जगह हम क्या लिखेंगे, हु। माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। इस सेंटेंस में स्टूडेंट हु कुक्स वेरी वेल ये रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है मेरी माँ के बारे में, तो ये नॉन डिफाइनिंग है। एक और एक्सरसाइज लेते हैं। दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें हुज से जोड़ना है। तो दूसरे सेंटेंस को देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो यानी ये जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। देयर की जगह हम हुज का प्रयोग करेंगे। तो ये ऐसे बनेगा, दीज स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। whose performance has been excellent, ये relative clause है। Question number 4, Lencho prayed to God, his eyes see into her mind। Lencho और his का प्रयोग किसके लिए किया गया है, Lencho के लिए। इसे हमें जोड़ना है whose से। तो Lencho whose eyes see into our mind। लेंचो प्रेड टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की। हिज आई सी इनटू आवर माइंड, और ईश्वर की आंखें हैं वो हम सबको देखती हैं। तो ये हिज का प्रयोग गॉड के लिए किया गया है। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो गॉड के बाद आएगा। लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आई सी इनटू आवर माइंड्स। हुज आई सी इनटू आवर माइंड्स ये रिलेटिव क्लॉज है। स्टूडेंट्स, इन क्लॉजेस को पढ़ने का ये सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप क्लॉजेस को दो सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें जो रिलेटिव क्लॉज है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आप जब बाद में अपनी कॉपी को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। स्टूडेंट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता है वहाँ पर हिम को हम हटा देंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे और उस सेंटेंस के पहले हम whom लिखेंगे। तो ये कैसे आएगा, दिस मैन whom आई ट्रस्टेड चीटेड मी। दिस मैन जिस पर मैंने विश्वास किया उसने मुझे धोखा दिया। तो ये इसमें whom आई ट्रस्टेड ये रिलेटिव क्लॉज है। इसको आप कॉपी में अंडरलाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन हुज, whom, which और who की मदद से हमने रिलेटिव क्लॉज बनाया, और रिलेटिव क्लॉज की मदद से बनने वाले सेंटेंस कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने लेसन अ लेटर टू गॉड के कुछ ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस किए और उसके बाद उस लेसन को कॉम्प्रीहेंड किया। यानी उस लेसन से इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने तैयार कि हमें लेसन की समझ अच्छे से हो गई है। इसके बाद हमने सीखा
रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है ये हमने जाना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये हमने जाना। तो स्टूडेंट जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट होता है रिलेटिव क्लॉज। और आज हमने नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को भी सीखा, साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर सीखे, तरह तरह के तूफ़ानों के जो नाम होते हैं वो भी हमने जाने। स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये लेसन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार फिर से अपनी बुक में इसको रीड करेंगे और इस स्टोरी का आनंद उठाएंगे। Thank you very much.